स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खास तौर पर बड़ी बात करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से जो आज 2 बड़े निर्णय लिए गए हैं, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तबादलों से रोक हटने वाली है, ये भी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी जानकारी लेकर आए हैं। फिलहाल कौन से वर्ग की अपडेट देंगे, बुलेटिन के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा ये जानने के लिए। अब टॉयलेट शुल्क पुरुषों को भी देना होगा, ये फैसला ले लिया गया है शिमला सिटी में नगर निगम की ओर से। और नगर निगम में जो प्रस्ताव पारित हुआ है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है, ये बारीकी से जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ 150 रुपये एक साथ भी शुल्क जमा करवाया जा सकता है। लेकिन किस कैटेगरी के लिए ये प्रावधान है, ये बारीकी से जानकारी हम आपके लिए लाए हैं। वहीं बात करेंगे सीएम के प्रवास को लेकर भी इसमें बदलाव होने जा रहा है। हालांकि ये माना जा रहा था कि जनवरी के पहले सप्ताह में कांगड़ा के प्रवास पर मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन अब इस पूरे शेड्यूल में बदलाव हुआ है। आखिरकार किस वजह से अब कहां मुख्यमंत्री जाएंगे, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। और ईडी के सहायक निदेशक पर रेड किसने करवाई, आज ये भी पर्दाफाश हो चुका है। तो एक एक करके सभी बुलेटिन पॉइंट्स हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे 2 जनवरी से, क्योंकि मौसम करवट बदलने वाला है। एक दफ़ा फिर बारिश बर्फबारी को लेकर आसार जताए गए हैं और इसी के साथ साथ ऑरेंज अलर्ट शीतलहर को लेकर जारी किया गया है निचले जिलों में। जैसे हम सोलन, मंडी, कांगड़ा, ऊना की बात करें तो शीतलहर के चपेट में ये जिले रहने वाले हैं। यहाँ सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है, क्योंकि धुंध के चलते विजिबिलिटी को लेकर भी खतरा बना रहेगा। लेकिन किसानों बागवानों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि संजीवनी का काम बर्फबारी ने किया है। 0 आवर्स शुरू हो गए हैं फसलों के। अपनी फसलों को लेकर किसान बागवान काफ़ी ज़्यादा निराश थे, क्योंकि 3 महीने से ड्राई स्पेल नहीं टूट रहा था। तो अब बर्फबारी हो गई है और संजीवनी का काम एक तरह से सेब की फसल के लिए कर रही है। पीडब्ल्यूडी में 10 करोड़ तक का नुकसान हो गया है। अभी जगह जगह लैंडस्लाइड हुए थे, सड़क मार्ग बंद हो गए थे, तो यह आंकड़ा भी सामने आया है। हालांकि इसके अलावा 500 से ज़्यादा सड़कें बाधित बताई जा रही थी और इसमें 60% सड़कें अभी तक खोल दी गई है। पिछले कल तक 500 सड़कें बाधित थी और 60% सड़कें अभी खोल दी गई है 500 सड़कों में। शिमला में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। रोजाना यहाँ के आम लोग इस समस्या से गुजर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कारण क्या है? अभी ये वैसे ही टूरिस्ट सीजन रहता है और बर्फबारी देखने की चाहत से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से काफ़ी पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। जो आंकड़ा हमारे समक्ष आया है उसके मुताबिक तकरीबन 43,000 गाड़ियाँ पिछले 2 हफ्ते में यहाँ प्रवेश कर चुकी हैं और 2 लाख के करीब टूरिस्ट पहुँचे हैं। अब इसमें देखिए आंकड़ा क्या कहता है, बारीकी से जानकारी देंगे। 21 से 24 दिसंबर तक 10,000 के करीब गाड़ियों ने प्रवेश किया है और पिछले 5 दिनों में ये गाड़ियों का आंकड़ा 30,000 हो गया है और पूरे 2 हफ्तों की बात करें तो 43,000 गाड़ियों ने प्रवेश किया है। अब इतनी गाड़ियां जब शिमला सिटी के भीतर आएंगी तो लाजमी सी बात है ट्रैफिक जाम लगेगा। सुबह की बात करें, दोपहर की करें, शाम की करें, तो अभी न्यू ईयर तक ट्रैफिक जाम से आम लोगों को रूबरू होना पड़ सकता है। हालांकि कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है कि ट्रैफिक प्लान ऐसा हो, ज़्यादा असुविधा आम लोगों को ना हो, सभी अपने मंजिल तक समय से पहुंच पाए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ये हो रहा है। वॉल्वो बस पलटने का मामला सामने आया है कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर। यह दरअसल चंडीगढ़ से शिमला वॉल्वो बस आ रही थी। हालांकि निजी वॉल्वो बस बताई जा रही है, लेकिन डिवाइडर के साथ टकरा गई और ये वहां प्रदर्शनकारियों की ओर से ही जानकारी दी गई है कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बस चलाई जा रही थी। उसी बीच जब बस का टकराव हुआ डिवाइडर के साथ तो वॉल्वो बस पलट गई और पलटने के बाद इसमें 35 के करीब सवारियाँ थी, जिनकी ओर से चीख पुकार में यहाँ माहौल बदल गया था। हालांकि ये गनीमत रही है, किसी की जान नहीं गई, हल्की चोटें जरूर आई हैं और उनका उपचार करवाने के लिए अस्पताल ले जाया गया था। तो ये भी एक दर्दनाक हादसा कहना चाहेंगे और ज़रूरी है कि सावधानी से बसें चलाई जाए, खासतौर पर जिसमें 35 से 40 के करीब सवारियां हो, उनकी जान भी जा सकती थी। पंजाब बंद के दौरान वाहनों के पहिए थम गए हैं। ये जानकारी हमने मॉर्निंग बुलेटिन में भी आपको दी थी, जिसमें स्पष्ट किया था कि एचआरटीसी की ओर से बसेस नहीं भेजी जा रही है, क्योंकि चक्का जाम करने का अल्टीमेटम पहले ही किसानों की ओर से दिया गया है। दरअसल यहाँ केंद्र सरकार के खिलाफ पंजाब में फिर मोर्चा खोल लिया है किसानों ने। उनका कहना है कि एमएसपी को लेकर मांग पूरी नहीं हुई है, अन्य डिमांड्स पर भी केंद्र सरकार ने गौर नहीं किया है, जिस वजह से ये दोबारा मोर्चा खोलने जा रहे हैं। आज शाम के 4 बजे तक वहां चक्का जाम किया गया। सिर्फ इमरजेंसी वाले वाहनों को ही जाने दिया जा रहा था। इमरजेंसी वाहनों को निकालने के लिए नई व्यवस्था वहां किसानों ने की है, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य गाड़ियों को नहीं जाने दिया गया। ये एक बड़ी वजह थी कि यहाँ से एचआरटीसी की बसेस पंजाब रूट से होकर नहीं भेजी गई हैं और ये
सुबह ही जानकारी फिलहाल बुलेटिन में हमने आपके साथ साझा की थी और पिछले कल ही एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से भी अपडेट दे दी गई थी। तकरीबन 43 के करीब रूट प्रभावित हुए हैं हिमाचल से संबंधित भी किसानों के आंदोलन को लेकर, और किसानों का कहना है अब रोजाना भी इनकी ओर से इस तरह से प्रदर्शन किया जाएगा अगर इनकी मांगों पर केंद्र सरकार गौर नहीं करती है। एक बड़ी घटना शिमला में भी देखिए पेश आई है। ये शिमला सिटी के साथ लगते कुफरी में घटना पेश आई, जहां 4 टूरिस्ट की ओर से चाकू दिखाए गए स्थानीय दुकानदारों को, और सिर्फ चाकू नहीं दिखाए, हमला भी किया गया स्थानीय लोगों पर। हालांकि सुबह भी हमने आपके साथ जानकारी साझा की थी, ये पंजाब से संबंधित टूरिस्ट बताए जा रहे हैं, अमृतसर के रहने वाले थे। पूरी फैमिली बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए कुफरी पहुंची थी। इन्होंने किराए पर स्नो बूट्स लिए थे, लेकिन जैसे ही दुकानदार ने इन्हें स्नो बूट उतारने के लिए कहा तो ये रोष में आ गए। पहले कहा सुनी हुई, फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई और अंत में चाकू से ही वार कर दिया स्थानीय दुकानदारों पर। इसमें तकरीबन 3 दुकानदार घायल हो गए थे, जिसमें से 2 को अभी आईजीएमसी से वापस भेज दिया गया है, डिस्चार्ज उन्हें मिल गया है, लेकिन एक अभी भी गंभीर हालत में बताया जा रहा है, जो कि जगदीश शर्मा है। और जिन 4 टूरिस्ट की ओर से ये सलूक दिखाया गया, जिन्होंने चाकू से हमला करने की कोशिश की, उनका नाम है हरप्रीत, परमजीत, सिमरनजीत और बलजीत। ये दरअसल एक महिला भी थी, इसके पति थे और 2 बेटे थे। तो यहाँ इन्होंने जानलेवा हमला करने की कोशिश दुकानदारों पर की है। इसीलिए चर्चा में दोबारा से मुख्यमंत्री सुक्खू का बयान आ गया है, जिसमें उनका कहना है कि होटल तक का रास्ता दिखाया जाए, पर्यटकों को होटल तक छोड़कर पुलिस आए, अगर कोई भी झूमता हुआ पर्यटक नजर आता है उसे सलाखों के पीछे ना भेजा जाए। आम लोगों ने इस घटना के बाद रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि बहुत ही चिंता मुक्त होकर अब यहाँ पर्यटक पहुंच रहे हैं कि किसी भी तरह का एक्शन उन पर नहीं होगा, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी गड़बड़ी कर दे या किसी भी घटना को अंजाम दे दे। वो जानते हैं कि यहाँ जो राज्य के मुखिया हैं उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी हुई है कि पर्यटकों को होटल तक सही सलामत पहुंचाना है, बजाय इसके कि कोई गलती करते हैं तो सलाखों के पीछे उन्हें भेजना है। हालांकि ट्रोल भी किया जा रहा है मुख्यमंत्री का ये बयान, इस पर कई तरह के सवाल भी विपक्षी नेताओं की ओर से उठाए जा रहे हैं। और अब इस तरह की घटना जब पेश आई है हिमाचल प्रदेश जैसे शांति प्रिय राज्य में, जहां चाकू दिखा दिया गया हो और उससे वार भी किया गया और जख्मी भी ये लोग हुए, तो अब सवालिया निशान बिल्कुल उठेंगे। देखिए, ईडी के सहायक निदेशक रडार पर हैं, लेकिन ये ईडी पर आखिरकार शिकंजा कसा कैसे गया, या यूं कह लीजिए कि ईडी रडार पर कैसे आई, किसकी बदौलत ये हुआ है, पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहली बात स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर करना चाहेंगे। 181 करोड़ का स्कॉलरशिप घोटाला पेश आया था और इसमें तकरीबन 276 संस्थानों में से 29 संस्थानों पर जांच शुरू हुई थी स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर। ये आरोप था इन 29 संस्थानों पर कि ये SC ST OBC का स्कॉलरशिप हड़प रहे हैं। जैसे ही जांच शुरू हुई तो इसके एवज में ईडी के सहायक निदेशक ने इनसे रिश्वत मांगी और 25-25 करोड़ देने पर अपनी बात पूरी की, यानी कि 25 करोड़ देने होंगे रिश्वत के तौर पर, तभी ये छूट पाएंगे। 25 करोड़ रकम बहुत ज़्यादा थी और जो संस्थान के मालिक थे बेहद परेशान हो गए, 1 साल तक परेशान रहे, लेकिन इन्होंने इस बात की पूरी जानकारी सीबीआई को दी। सीबीआई ने जब यहाँ जांच का जाल बिछाया तो देखा जा सकता है रिकवरी के तौर पर 55 लाख रुपए सहायक निदेशक से मिले हैं। ये बड़ी जानकारी है। अब देखिए, इसमें व्यक्ति कौन कौन है, भूपेंद्र शर्मा, संजीव प्रभाकर और डीजे सिंह। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि फेक अरेस्ट वारंट भी इन्हें दिखाए गए, इन्हें टॉर्चर किया गया है, इन्हें बार बार कार्यालय बुलाया जाता था, गाली गलोच इनके साथ की जाती थी, लात घूसे इन्हें मारे जाते थे और जितना अभद्र व्यवहार हो सकता है वो इनके साथ किया गया है। बहुत ही ज्यादा बदसलूकी ईडी कार्यालय में इनकी ओर से दिखाई गई है। हालांकि इनका मानना है कि ये 3 के करीब अधिकारी हैं जिन्होंने रिश्वतखोरी की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन मुख्य इसमें सहायक निदेशक बताए जा रहे हैं और ये विशाल दीप सिंह है। इनकी गिरफ्तारी को लेकर ये मांग उठाने लगे हैं और पूरा मामला आप देख सकते हैं, जो 181 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था उस मामले से ये सभी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तब से लेकर ये सिलसिला शुरू हुआ, अभी तक जारी था, लेकिन अब सीबीआई ने जब जांच शुरू की है, ईडी पर रेड कराई है, तो ये जानकारी मिल पाई है कि 55 लाख रुपए अभी तक रिकवरी भी हो चुकी है सहायक निदेशक से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस से भी संतुष्टि ना हो तो फिर सीबीआई को मामला देने की बात होती है, सीबीआई से भी संतुष्टि ना हो तो ईडी तक यहाँ पर बात पहुंचती है। लेकिन अगर ईडी के सहायक निदेशक ऐसी घटना को अंजाम देते हैं और रिश्वतखोरी का काम करते हैं तो किस पर विश्वास किया जाए, ये भी अब सबसे बड़ा सवाल अभी तक का बन चुका है।
नॉन बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट अगले कल घोषित कर दिया जाएगा विंटर क्लोजिंग स्कूल्स में, और साथ ही साथ शिक्षक संवाद भी होने वाला है। शिक्षक संवाद में अभिभावक और शिक्षक आपस में चर्चा करेंगे बच्चे की परफॉर्मेंस को लेकर, और स्कूल में कौन सी सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या पढ़ाई की गुणवत्ता हो, कितना ज़्यादा समय बच्चों को देना आवश्यक है, अभिभावकों को या शिक्षकों की ओर से कितना समय दिया जाना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। हालांकि भले ही विंटर क्लोजिंग स्कूल्स में पहली से 8वीं कक्षा तक का रिजल्ट घोषित होगा, लेकिन जो शिक्षक संवाद है वो दोनों तरह के स्कूलों में होगा, समर क्लोजिंग स्कूल्स में भी और विंटर क्लोजिंग स्कूल्स में भी। इसमें जो विचार हैं वो आदान प्रदान किए जाएंगे शिक्षकों और अभिभावकों की ओर से। समग्र शिक्षा ने ये नोटिस जारी किया है सभी स्कूलों को कि कंपलसरी है शिक्षक संवाद करवाना। इसके लिए साल में 4 तिथियां भी यहाँ देखिए तय की गई हैं। एक 5 सितंबर है, एक 31 दिसंबर है, 28 फरवरी और 31 मार्च। तो अभी 31 दिसंबर की तिथि आ रही है और शिक्षक संवाद भी होगा, साथ ही साथ बच्चों की परफॉर्मेंस भी साझा की जाएगी अभिभावकों के साथ। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है। 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं होने जा रही है। 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू होंगी और 19 मार्च को 10वीं कक्षा का अंतिम पेपर होगा। वहीं देखिए यहाँ जो जमा 2 की कक्षाएं हैं वो 4 से शुरू होंगी और 29 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। शिक्षा बोर्ड ने मैट्रिक और जमा 2 की नियमित एवं राज्य मुक्त विद्यालय की वार्षिक परीक्षा, कंपार्टमेंट, अतिरिक्त विषय श्रेणी सुधार परीक्षा के लिए प्रस्तावित शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तो ये भी एक जानकारी हमने आपके साथ साझा की है। हालांकि अब शेड्यूल आ चुका है, आप ये एचपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं और कौन सी परीक्षा कब होने वाली है। हालांकि ये स्कूल के ज़रिए भी छात्रों तक डेट शीट यहाँ पर पहुँचा दी जाती है। डेप्यूटी डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल की प्रमोशन कब तक होगी, ये स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन की ओर से सवाल उठाया गया है। ये स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन का कहना है कि अतिरिक्त कार्यभार इन पर आ गया है, दोगुना काम करना पड़ रहा है। जो लेक्चरर कार्यवाहक है उन्हें प्रिंसिपल का भी कार्यभार संभालना पड़ रहा है। हालांकि इसके बदले कोई वित्तीय लाभ उन्हें नहीं मिल रहे हैं और प्रमोशन के जरिए उन्हें ये कार्यभार नहीं मिला है। और इसी तरह से कुछ प्रिंसिपल हैं, जो प्रिंसिपल कार्यवाहक है वो डेप्यूटी डायरेक्टर का कार्यभार संभाल रहे हैं। दोगुना काम इन्हें करना पड़ रहा है और प्रमोशन लिस्ट जारी नहीं हो रही है। इसीलिए देरी ना करते हुए सरकार जल्द से जल्द ये वरिष्ठता के आधार पर सूची जारी करे, इनकी प्रमोशंस हो सके। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनका रिटायरमेंट पीरियड नज़दीक है, जल्दी ही रिटायर हो जाएंगे, तो इन सभी लाभों से फिर वो वंचित रहने वाले हैं। देखिए, रुके तबादले भी अब हो सकेंगे, ये शिक्षकों से जुड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं। शिक्षकों के तबादले होंगे लेकिन 31 मार्च से पहले नहीं होंगे। 1 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू की जाएगी शिक्षकों के तबादलों को लेकर और 20 से 25 दिन तक ही ये तबादले उस वक्त भी हो पाएंगे। अभी मिड सेशन में तबादले करना ठीक नहीं है, ये शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से तर्क दिया गया है। मिड सेशन में जब तबादले किए जाते हैं तो फिर जहाँ स्कूल से शिक्षक जाता है उसके स्थान पर नियुक्ति समय से नहीं हो पाती है या जल्दी नहीं की जा सकती है, इसीलिए बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो सके इसके लिए मिड सेशन में तबादले होंगे ही नहीं, 1 अप्रैल से होंगे और 20 से 25 दिन के भीतर ही होंगे। लेकिन शर्त उसमें यह है कि जिस शिक्षक का तबादला हो रहा है और जिस स्कूल में तबादला किया जा रहा है उस स्कूल की स्थिति पहले देखी जाएगी, वहाँ शिक्षकों की आवश्यकता है भी या नहीं, वहाँ पर पहले से कितने शिक्षक तैनात हैं, यानी कि अप्रोच सिस्टम भी अब नहीं चलने वाला है। अगर पहले से वहाँ पर काफ़ी संख्या में शिक्षक तैनात होंगे तो हो सकता है फिर ये ट्रांसफ़र कैंसिल कर दी जाए। महज उन स्कूलों में तबादले होंगे जहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता हो। और ये कोर्ट की ओर से भी पहले ऑर्डर जारी किया गया था कि मिड सेशन में टीचर्स के तबादले होने ही नहीं चाहिए। तो अब इसी राह पर सरकार चल रही है, ये भी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से कहा गया है। नगर निगम शिमला की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है, ये शौचालय फीस को लेकर है। अभी तक देखिए महिलाओं की ओर से ही शौचालय शुल्क दिया जाता था, लेकिन पुरुषों को भी अब शिमला सिटी में शौचालय शुल्क देना होगा। इसके लिए शिमला बाजार में तकरीबन 30 शौचालय चयनित किए गए हैं जो कि सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। वहां पर अब महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी उतनी ही फीस देंगे जितनी कि महिलाओं की ओर से ली जाती थी। इसमें मेयर सुरेंद्र चौहान की ओर से तर्क ये दिया गया है कि कोर्ट ने पहले ही आदेश जारी किए हैं कि लिंग समानता को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। लिंग समानता को लेकर आदेश जारी किया था, इसीलिए जो फीस महिलाओं से ली जाती है शौचालय शुल्क के तौर पर वो अब पुरुषों को भी देनी होगी। लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि देखिए, क्योंकि बाजार के बीचों बीच तकरीबन ये
30 के करीब शौचालय हैं और जो दुकानदार होंगे या दुकान में काम करने वाले अन्य कर्मचारी हैं वो महीने की शुरुआती तौर पर भी अपना एक कार्ड बनवा सकते हैं। इसकी एवज में उन्हें 150 रुपये देने होंगे। 150 रुपये देने के बाद कार्ड उनका बन जाएगा और पूरे महीने भर के लिए उस कार्ड का फिर वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने 150 रुपये उन्हें इसकी एवज में देने होंगे। ये भी यहाँ मेयर सुरेंद्र चौहान की ओर से कहा गया है कि इसे टॉयलेट टैक्स ना समझा जाए, ये सिर्फ फीस ली जा रही है और साफ सफाई मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ये प्रस्ताव पारित करना जरूरी था नगर निगम हाउस में। आज दरअसल नगर निगम हाउस में ये प्रस्ताव पारित किया गया है। हालांकि इस पर चर्चाओं का दौर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें कई बातें आम लोगों की ओर से कही जा रही हैं, लेकिन मेयर सुरेंद्र चौहान की ओर से 2 बड़े तर्क दे दिए गए हैं। एक तो ये कि सफाई और मेंटेनेंस का ध्यान रखना ज़रूरी है और दूसरी बात ये कि लिंग समानता को लेकर पहले ही कोर्ट ने आदेश सुनाए थे, अगर महिलाओं से शुल्क लिया जाता है तो पुरुषों से भी लिया जाना चाहिए। तो खैर एक बदलाव हमें ये शिमला नगर निगम में अब देखने के लिए मिलने वाला है। शास्त्री भर्ती में बीएड अब अनिवार्य नहीं है। बड़ी सौगात एक तरह से दी है हाई कोर्ट ने और राहत दी है उन अभ्यर्थियों को जो वरीड थे जिनके पास बीएड डिग्री नहीं थी। तो अब शास्त्री भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा जो बीए एमए संस्कृत डिग्री वाले अभ्यर्थी हैं वो भी शास्त्री भर्ती के लिए पात्र नहीं रखे गए हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से बीएड अनिवार्य कर दी गई थी। 2010 के अकॉर्डिंग इन्होंने आरएनपी रूल्स बनाए थे, लेकिन एनसीटीई की अधिसूचना 2011 में आई जिसमें बीएड अनिवार्य की गई और उसके बाद आरएनपी रूल्स में बीएड की शर्त भी जोड़ दी गई थी और इसी को चैलेंज किया गया कोर्ट में। अब कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि शास्त्री भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आज 2 बड़े फैसले रहे हैं। इन्होंने पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के साथ बैठक की है। इसमें एक फैसला तो हुआ है कि बीपीएल सूची में संशोधन होना है और ये 1 अप्रैल से प्रक्रिया संशोधन को लेकर शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले 5 फरवरी तक सभी गाइडलाइंस तय होने वाली हैं संशोधन पर। और दूसरी बड़ी जानकारी ये है कि एसडीएम की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई जाएगी जो कि वेरिफिकेशन करेगी इन सभी डॉक्यूमेंट्स का। एक और बड़ा फैसला हुआ है, ये स्वास्थ्य को लेकर हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार पर 1570 करोड़ खर्च करने का ऐलान भी आज मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। लगातार विभिन्न महकमों को लेकर मुख्यमंत्री रोजाना मीटिंग्स ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और कोई ना कोई बड़ा निर्णय भी सामने आ रहा है। तो बीपीएल सूची में फिर संशोधन होने जा रहा है। वेरिफिकेशन के लिए यानी कि सत्यापन के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी और इसके लिए 5 फरवरी तक गाइडलाइंस तय कर दी जाएंगी, उसके अनुसार ही संशोधन होगा। दूसरी बात, स्वास्थ्य क्षेत्र में 1570 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान भी हो गया है। मुख्यमंत्री कांगड़ा प्रवास पर जाने वाले थे जनवरी के पहले सप्ताह में, लेकिन शेड्यूल चेंज हुआ है। हालांकि ये माना जा रहा था कि पहले हफ्ते में जनवरी की ये कांगड़ा प्रवास पर होंगे, उसके बाद लोअर बेल्ट में ही इनका प्रवास रहने वाला है, इनकी लोअर जिलों में ही इनका कई दिनों तक प्रवास रहने वाला है। तकरीबन 26 जनवरी तक का ऐसा शेड्यूल हमारे समक्ष आया था जब लोअर जिलों में ही मुख्यमंत्री की ओर से दौरा किया जाना था, लेकिन बीच में रोडू के भूंडा महायज्ञ के दौरान ये नहीं आ पाएंगे क्योंकि भूंडा में महायज्ञ होने जा रहा है और इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं, इस वजह से बदलाव करना पड़ा है। तो अब माना ये जा रहा है कि पहले सप्ताह के बजाय 10 जनवरी के बाद ही कांगड़ा प्रवास पर मुख्यमंत्री जाएंगे और तो 10 जनवरी के आसपास ही ये शुरू हो सकता है। हालांकि फाइनल अभी तक हुआ नहीं है, कंफर्मेशन एक तरह से ये भी नहीं हो पाई है कि 10 जनवरी से ही कांगड़ा प्रवास शुरू होगा या नहीं, लेकिन उससे पहले जो रोडू के भूंडा में महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है उसमें ज़रूर मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी भागीदारी दिखाने वाले हैं और ये 3 जनवरी को है। देखिए, लेक्चरर नियुक्ति की फाइल भी राज्य सरकार को भेज दी गई है। दरअसल ये कॉमर्स और मैथमेटिक्स इन 2 विषयों में नियुक्त होने हैं लेक्चरर और इसके लिए विभाग की ओर से फाइल भेज दी गई है राज्य सरकार को। वहीं इसी बीच जेबीटी बैच वाइज भर्ती को लेकर भी ऑर्डर्स जारी हो गए हैं। जो कॉमर्स और मैथमेटिक्स विषय के लिए लेक्चरर्स की फाइल भेजी गई है राज्य सरकार को, मकसद उसका ये है कि जो फाइनल स्टेशंस हैं वो सरकार की ओर से ही दिए जाएंगे, यानी कि स्टेशन अपने स्तर पर सरकार देने वाली है। इसमें 47 कॉमर्स के लेक्चरर्स नियुक्त किए जाएंगे और गणित के 41 नए प्रवक्ताओं के अलावा एक सर्विस मैन कोटे से भी प्रवक्ता इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ये अपडेट हम लेकर आए थे लेक्चरर नियुक्ति से जुड़ी। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।